जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करना जा रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर अभी सुना है कि नारी बंधन विधेयक जो है, जिसे आप महिला विधेयक के नाम से जानते हैं, वो लोकसभा से कल पास नहीं हो पाया। आखिर इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी? ये किस तरीके से लाया गया? इसमें क्या-क्या कहा गया? और अभी वर्तमान संशोधन इसमें क्या कहा गया है? इन सभी बिंदुओं के बारे में एक-एक करके डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि हमारे देश में 106वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, है ना? और 106वां संविधान संशोधन के तहत नारी बंधन विधेयक अधिनियम 2023 लाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि महिलाओं को रिजर्वेशन जो नहीं है, वो लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसमें दिल्ली विधानसभा को भी शामिल किया गया था। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत की 50% जो आबादी है, ऐसा एक अनुमान है कि वो महिलाओं की है। और जब महिलाओं की आबादी 50% है, परंतु महिलाओं की अगर आप लोकसभा में सीट देखिए तो 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। लगभग 14% महिला सांसद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जहाँ पर आबादी में 50% है, वहीं इनकी राजनीतिक योगदान मात्र 14% है। तो सरकार को लगा कि क्यों ना महिलाओं के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए और महिलाओं की भी सीटें फिक्स कर दी जाएं। कई राज्यों में विधानसभा में यह आंकड़ा 10% से भी कम देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझना है कि ये प्रयास केवल अभी भर नहीं हुए, ये प्रयास इतिहास में बहुत पहले भी हुए। 1996 में पहला प्रयास किया गया था 81वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक के माध्यम से, है ना? ये बिल दोस्तों कहाँ से? ये विधेयक जो है आपके राज्यसभा में पारित 81वां संविधान संशोधन विधेयक था। 1998 से लेकर के 2003 तक कई बार पेश किए गए, लेकिन आम सहमति के अभाव में ये बिल फेल हो गया। 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन 15वीं लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक फेल हो गया। 2023 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ और लोकसभा में 454 बनाम 2 और राज्यसभा में 254 बनाम 0 वोट यहाँ पर दिए गए। मतलब कहा जाए तो लोकसभा में 454 सांसदों ने सहमति व्यक्त की और राज्यसभा में 214। मतलब कहा जाए तो 27 सालों का संघर्ष जो विराम था वो 2023 में नारी बंधन विधेयक के रूप में पास हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि पहली बात तो ये समझिए कि आखिर ये बिल आखिर क्या कहता है, क्योंकि जब हम बिल लेकर आए तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। इसमें कहा गया कि लोकसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा वो 1/3 होगा, अर्थात 33% किया जाएगा। 128वां संशोधन विधेयक, अब 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ विधेयक लाए जाते हैं। जब विधेयक पास हो जाता है, अर्थात लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति व्यक्त कर देते हैं, तो ये अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों पर लागू होता है। राज्यसभा और विधान परिषद में यह आरक्षण लागू होने का। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ राज्यसभा में और विधान परिषद में तो वैसे भी रिजर्वेशन किसी को नहीं है ना? ना एससी है, ना एसटी है, ना महिला है। अब समझिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है। यहाँ पर यह बात की जा रही है कि अनुच्छेद 303A लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बन सकता है कि भैया लोकसभा में जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा वो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 330A के तहत। और राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 332A में यहाँ पे विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे। वहीं अगर दिल्ली राजधानी की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 239AA सेक्शन 2 या इसी को भी कह सकते हैं, दिल्ली की विधानसभा महिलाओं को 33% रिजर्वेशन यहाँ पर देने की बात की गई। तो जहां जहां परिवर्तन होगा संविधान में वहां वहां पे आर्टिकल नए नए मेंशन किए गए हैं। ठीक है। अब समझना है कि ये दोस्तों कि अगर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा तो इसमें कौन कौन सी महिलाओं को हमने शामिल किया है? तो ध्यान रखिएगा, इस बिल में हमने दोस्तों SC ST में 33% रिजर्वेशन दिया है। जो SC ST का जो कोटा है 100% मान लीजिए, तो उसमें 33% में हमने महिलाओं को शामिल किया है। अब यहाँ एक विवाद ये है कि यहाँ पर OBC महिलाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसका विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भैया आपने SC ST जो कोटा था उस कोटे में 33% कोटा महिला के लिए फिक्स कर दिया, तो OBC में क्यों नहीं फिक्स किया? क्योंकि OBC की आबादी भारत में ज़्यादा है। यह केवल सामान्य सीटों का ही आरक्षण नहीं है। देखिए, SC ST समावेशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित कुल सीटों में से 1/3 सीटें अब विशेष रूप से SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लोकसभा में लगभग 11 SC और 2 ST निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जो जातिगत समानता के साथ लैंगिक समानता के साथ इसको जोड़ा जाएगा। अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, अभी हमारे लोकसभा में जो महिलाएं हैं वो लगभग 78 महिला सांसद है, मात्र 14% है। अगर 2029 तक
इसको लागू करने की बात 2029 में की गई थी कि 2029 में इसको किया जाएगा। तो ऐसा कहा गया कि जब ये लागू हो जाएगा तो लगभग 181 महिलाएं आ जाएंगी, लगभग 33% लोकसभा का। अब राजनीतिक भागीदारी की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजनीतिक दलों के टिकट वितरण पर निर्भर करता है। पर यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर संविधान में गारंटी हो गई कि 181 सीट पर केवल और केवल महिलाएं ही खड़ी रहेंगी। अभी तो क्या है कि आपकी इच्छा है तो आप पुरुष को दे दो, आपकी इच्छा है तो महिला को दे दो। पर जैसे 181 महिला सीट रिजर्वेशन फिक्स हो जाएगा तो वहां पर केवल महिला ही खड़ी होगी, वहां पुरुष खड़ा नहीं होगा। तीसरा, SC ST महिला प्रतिनिधित्व दलों की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी डिपेंड करता है कि मैं SC को दूं कि ST को दूं। यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया है, SC ST कोटे के भीतर 33% कानूनी गारंटी महिलाओं को दी जाएगी, फिक्स हो गया, इसमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अब देखिए रीजन क्या है कि कानून पारित हुआ 2023 में, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसमें कहा गया कि जब डिजिटल जनगणना, अभी आप सभी को पता है दोस्तों कोरोना के कारण हमारी जनगणना नहीं हो पाई है, संभवतः है कि 2 साल के अंदर जनगणना के डाटा आ जाएगा। कानून लागू होने के बाद पहली बार जनगणना आंकड़े भी हमारे पास क्लियर हो जाएंगे, इसलिए 2029 तक सरकार के द्वारा कहा गया था। नई जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाएगा। भैया सिंपल सी बात है ना, आज 2011 में जो जनगणना थी, 2011 में जो जनगणना हुई होगी और जो वर्तमान में जो आंकड़े आएंगे उसमें जनसंख्या बहुत बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक परिसीमन कराना पड़ेगा, परिसीमन कराना पड़ेगा तो परिसीमन के दोस्तों नए लक्ष्य आएंगे, नए रिकॉर्ड आएंगे। तो परिसीमन के बाद लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। जब जनगणना के आंकड़े नहीं आए तो परिसीमन कराना उचित नहीं है। क्लियर बात, ये कहा गया था पुराने में। अब परिसीमन क्या है, तो परिसीमन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको आप आराम से बढ़िया पढ़ते रहिएगा। अच्छा, एक बात और सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन क्यों कराया जाता है। परिसीमन इसलिए कराया जाता है क्योंकि दोस्तों हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। परिसीमन आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि किसी क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें होंगी, कितनी जनसंख्या के आधार पर होगी। ये काम परिसीमन आयोग के द्वारा आर्टिकल 82 के तहत किया जाता है। समझ में आ गया। अब दोस्तों ये जो रिजर्वेशन लाया गया था, ये रिजर्वेशन 15 वर्ष की समय सीमा इसमें कही गई थी कि हम शुरुआत में 15 साल के लिए देंगे। 15 साल के बाद दोस्तों इसको संसद कानून बनाकर इसको आगे बढ़ा सकती है। अब सीटों का रोटेशन भी है यहाँ पर कि प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा। कोई भी एक सीट स्थायी रूप से केवल एक महिला के लिए लॉक नहीं होगी, जिससे सभी को समान अवसर मिलेगा और एकाधिकार नहीं रुकेगा। जैसे हमारे यहाँ पंचायतों में रोटेशन होता रहता है, सेम यहाँ पर भी रोटेशन की बात की गई है। अब समझना है कि इससे क्या परिवर्तन होगा। सामाजिक ढांचे मजबूत होंगे, शिक्षा पर बात की जाएगी, स्वास्थ्य पर बात की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जाएगी। इसलिए महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये दोस्तों विधेयक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर दोस्तों हम भारत की बात कर लेते हैं तो रवांडा में 61% है, क्यूबा में 53% है, और 2029 तक हमारी महिलाएं 33% लोकसभा में, विधानसभा में देखने को मिलेंगी। बांग्लादेश में 21% है, पाकिस्तान में 20% है। वर्तमान में दोस्तों अगर भारत की बात कर लेते हैं तो भारत की लोकसभा में मात्र 14% है। मतलब हम पाकिस्तान से महिलाओं का आरक्षण पीछे चलना है अभी। ये विधेयक भारत को वैश्विक राजनीतिक लैंगिक समानता में पिछड़े वाले देशों में अग्रणी देश में बदल सकता है। अभी हम बहुत पिछड़े हैं और जैसे इसको लागू कर देंगे तो हम इनके बराबर आ जाएंगे, ये यहाँ पे कहा गया है। अब समझने की बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी कोटा पर बात नहीं की गई। यहाँ पे क्या कहा गया कि ओबीसी रिजर्वेशन पर यहाँ पे बात नहीं की गई। दूसरा, सरपंचपति प्रथा का डर है कि अगर महिलाओं को आपने रिजर्वेशन दिया तो महिलाएं दोस्तों, जैसे हमारे पंचायतों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय निकाय में, पंचायतों में कि महिलाएं चुनाव जीत कर आ जाती हैं, उनके पति क्या करते हैं, काम करते हैं। और तीसरा दोस्तों यहाँ पर एक आरोप ये लग रहा था कि जब इसको आपने 2023 में लागू कर दिया था तो 2024 की लोकसभा चुनाव में इसको क्यों नहीं लागू नहीं किया गया। विपक्ष का एक आरोप था, विपक्ष कह रहा था कि 2029 की जो समय सीमा है वो बहुत क्या है, लेट है और हमें इसको पहले कराना चाहिए। सरकार का कहना था कि अभी जब तक जनगणना नहीं हुई और परिसीमन के आंकड़े नहीं आ रहे तब तक अब इसको नहीं लागू किया जा सकता। अब दोस्तों हाल ही में क्या विवाद हो गया, हाल ही में ये विवाद हो गया कि आपके इसमें संशोधन करने की मांग की जाने लगी। क्या सर इसी बिल में? हाँ, 106वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था, इस एक्ट में ही संशोधन करने की बात की जाने लगी। तो सुनिए, हाल ही की खबरों के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक, जिसे 131वां या 128वां संविधान संशोधन बिल कहा जा रहा है, उसके पास होने में मुश्किल आई है। मतलब ये बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया। सर क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि इसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था। कितना चाहिए था? 2/3 बहुमत चाहिए था। अब 2/3 बहुमत यहाँ पर लोकसभा में सरकार के पास नहीं था। 2/3 बहुमत का तात्पर्य है कि आपको अपोजिशन का भी सहारा लेना पड़ेगा, बिना अपोजिशन के आप पास नहीं कर सकते। हाल ही में यह विधेयक सितंबर 2023 में पास हो चुका था, लेकिन इस बार परिसीमन से जुड़े संशोधन के कारण विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। सर इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ
कि सरकार ने परसीमन के साथ छेड़छाड़ की। यहाँ पे बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो उल्टे कर दिए गए जो पहले नहीं थे। इस कारण से दोस्तों ये बिल अभी पास नहीं हो पाया। ये संविधान संशोधन बिल की बात कर रहा हूँ। आखिर क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, विधेयक में प्रावधान था कि आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। जो आरक्षण दिया जाएगा, महिला रिजर्वेशन का जो आरक्षण होगा, पहले परिसीमन कराना पड़ेगा, परिसीमन के बाद होगा। सरकार ने क्या कहा, परिसीमन तब होगा जब हमारे पास जनगणना के आंकड़े आएंगे, जो 2026 या 2029 से पहले की जनगणना के बाद होगा। विपक्ष का कहना था कि इससे आरक्षण लागू होने में बहुत देरी होगी। अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि देखो भाई, जनगणना के आंकड़े आने में समय लग जाएगा, परसीमन लेट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 2011 की जनगणना को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। किसकी शामिल कर लेते हैं? 2011 की जनगणना को शामिल कर लेते हैं। और 2011 की जनगणना को शामिल करने के आधार पर हम क्या करते हैं कि जो लोकसभा की सीटें हैं, उन लोकसभा की सीटों को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? लोकसभा की सीटों को बढ़ा देते हैं। तो लोकसभा की जो सीटें हैं उनको बढ़ा करके 850 करने की यहाँ पे मांग की जा रही है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। अच्छा, विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि अगर आप लोकसभा की सीटें बढ़ाओगे यहाँ पर, और हमारे यहाँ दोस्तों दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जैसे ही आप लोकसभा की सीटों में वृद्धि करोगे, वैसे ही दोस्तों दक्षिण के जो राज्य उनके साथ गलत होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ती हैं। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर बढ़ती हैं। जहाँ पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसके आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। अब यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत के राज्यों में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर इन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। दक्षिण भारत के राज्य जो हैं, जहाँ पर उन लोगों ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के बहुत सारे प्रयास किए, उन राज्यों के साथ क्या होगा? उन राज्यों के साथ गलत होगा। विपक्ष का कहना यह भी है कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य है वो जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके यहाँ जो लोकसभा की जो सीटें हैं, उनके यहाँ के जो सांसद हैं, उनके यहाँ जो सांसद यहाँ पे निकल कर आएंगे 850 में, उनकी संख्या कम रहेगी। उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ के सांसद ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पर भी क्षेत्रीय भेदभाव देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है कि ओबीसी आरक्षण की मांग, कि भाई आपने इसमें एससी एसटी पर तो रिजर्वेशन दे दिया कि अगर मान लो 100% एससी एसटी रिजर्वेशन है तो उसमें से 33% आपको एससी एसटी रिजर्वेशन में 33% महिला को शामिल करना पड़ेगा। कौन सी महिला? एससी एसटी महिला। आपने यहाँ पर ओबीसी को क्यों नहीं शामिल किया? एक मुद्दा ये पर भी है, जिस कारण से दोस्तों इस बात का विरोध होते 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 ये दोस्तों कल पास नहीं हो पाया। विशेष बहुमत का अभाव था। चूंकि यह संविधान संशोधन बिल था, इसे पास करने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, जो पास नहीं हो पाया। विपक्ष का कहना है बहुत सिंपल सी बात में कि जब आपने कहा था कि 2029 में कराएंगे, तो अब एक काम करिए, नई जनगणना आ जाने दीजिए, परसीमन करा लेते हैं, उसके आधार पर आप सीटें बढ़ाइए। सरकार ये कह रही है जनगणना की रिपोर्ट आने में बहुत समय लग जाएगा, हम इसको अभी से लागू करना चाहते हैं तो 2011 की जनगणना ले लें। विपक्ष कह रहा है ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात है कि यहाँ पर एससी एसटी को रिजर्वेशन आपने दिया, तो आप एससी एसटी को रिजर्वेशन के देने के साथ साथ आपको ओबीसी को भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ओबीसी में भी आपको 33% महिला कोटा फिक्स करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो परसीमन के संबंधी जो विशेष प्रावधान थे उसमें भी थोड़ा संशोधन किया जा रहा है। देखो यहाँ पर 3 बिल लाए गए। अभी हमारे यहाँ क्या होता था कि एक बिल पास होगा, फिर दूसरा बिल पास होगा, फिर तीसरा बिल पास होगा। यहाँ पे ये क्या प्रावधान किया जा रहा है कि तीनों बिल को एक साथ पास किया जाएगा। मतलब अगर पहला बिल पास हो गया और दूसरा बिल पास नहीं हो पाया, तो दूसरा बिल पास नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिक पहला बिल समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तीनों बिल एक साथ पास होंगे और तीनों बिल में से अगर कोई एक पास नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिक तीनों खारिज हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, जिस कारण से ये हाल ही में दोस्तों कल काफ़ी चर्चा में था कि पहला ऐसा बिल था जिसमें विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया। विपक्ष की अपनी राय है, सरकार की अपनी राय है। बाकी दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगता है जरूर बताइएगा अपने इस विषय पर। जय हिंद।